In this video, we will be discussing the buffer solutions and their applications. अब पहले हम buffer solutions के define करेंगे कि ये होते क्या हैं. A solution which resists change in the pH when a small amount of strong acid or a strong base is added to it is called a buffer solution. कोई भी ऐसा solution जो acid या base डालने पे उसका pH जो है वो change ना हो वो buffer solution कहलाता है. A buffer is a solution which maintains its pH fairly constant even on addition of small amount of acid or base. ऐसे solution जो अपने pH को constant रखे means वो change ना हो अगर उसमें थोड़ा सा acid या base डाल दिया जाए. अब जब हमारे पास pure water होता है तो उसका pH जो है वो 7 होता है. अब अगर आप उसमें बाहर से थोड़ा सा भी HCl डालते हो तो इसका जो pH है ये 7 नहीं रहेगा बल्कि ये लेस देन 7 हो जाएगा 6 या 5 समथिंग लाइक दैट. तो इस तरह के सॉल्यूशन या इसको हम कहते हैं कि इसने अपने pH को जो है वो मेंटेन नहीं किया. इसी तरह से अगर हम इसमें बेस डाल देंगे लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इसका जो pH होगा ये 7 से अबव चला जाएगा, लेट्स सपोज 8 या फिर 9 पे चला जाएगा. लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें हम बाहर से थोड़ा सा एसिड या बेस डाल दें और उसका pH जो है वो कांस्टेंट रहे ना चेंज हो तो उन सॉल्यूशंस को हम बफर सॉल्यूशंस कहेंगे. नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन मेक अ बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन कैन बी मेड ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट विद अ स्ट्रांग बेस. कोई भी वीक एसिड और उसका सॉल्ट जो है स्ट्रांग बेस के साथ ये दोनों मिलके बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं. लेट्स सपोज वी हैव एसिटिक एसिड और इसका सॉल्ट जो होगा दैट विल बी सोडियम एसिटेट. इन दोनों चीजों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा या जो बफर बनेगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर. तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज एन एसिडिक बफर और इसका जो पीएच होगा दैट विल बी लेस देन 7. अब ये जो बात है कि वीक एसिड तो चलिए ठीक हो गया कि एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, लेकिन इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. इस बात का क्या मतलब है? देखिए जो सोडियम एसिटेट सॉल्ट है वो कैसे बनेगा अगर हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवा दें विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट करके ये सॉल्ट दे देंगे सोडियम एसिटेट. तो दिस इज the acid of acetic acid with a strong base. The second method for the preparation of the buffer is the mixing of a weak base and its salt with a strong acid. कोई भी weak base है उसके salt को strong acid के साथ जो उसका salt होगा उनको अगर mix कर दिया जाए तो buffer बनेगा. For example, ammonium hydroxide है, this is a weak base. And if this weak base is mixed with ammonium chloride, तो इन दोनों का जो बफर होगा that will be basic in nature and its pH will be above 7. अब इसमें भी जो अमोनियम क्लोराइड है कैसे ये सॉल्ट बना अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जो है वो HCl के साथ करवा दें we will get ammonium chloride. तो ये जो सॉल्ट है वो कैसे बना एक वीक बेस की रिएक्शन से विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड. दिस विल बी द सॉल्ट. So buffer can be of two types. A buffer solution of a weak acid and its salt with a strong base. Yeah, a weak base and its salt with a strong acid. Now we will define another term related to buffers, that is buffer action. Buffer action क्या होता है? The resistance offered by a buffer solution to change in pH on the addition of acid or base is called buffer action. Buffer जो अपना ये pH change नहीं होने देगा जब उसमें acid या base डाल दे, वो जो resistance offer करता है उसको हम buffer action बोलते हैं. अब let us see how this buffer works.
वीक एसिड और उसके सॉल्ट्स का जो बफर है, इसका एक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। वीक एसिड एंड इट्स बफर्स में एग्जांपल हमारे पास एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट की है। अब एसिटिक एसिड को जब हम डिजोल्व करेंगे एक सॉल्यूशन में, तो ये डिजोल्व होके प्रोटॉन्स और एसिटेट आयंस बना लेगा। इसी तरह से सोडियम एसिटेट जो है वो डिजोल्व होके एसिटेट आयंस और सोडियम आयंस बना लेगा। अब दोनों का जो रिएक्शन है दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब अगर इस सॉल्यूशन में हम हाइड्रोक्सिल आयंस डाल दें, हाइड्रोक्सिल आयंस कहाँ से आएंगी? किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस में से। अगर हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी डाल देते हैं तो वहां से ये डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्सिल आयंस देंगे। हाइड्रोक्सिल आयंस क्या करेंगे? ये एसिटिक एसिड की डिकम्पोजिशन से जो प्रोटॉन्स बने हैं ये इनके साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेंगे। तो क्या हो गया कि आपके पास जो हाइड्रोक्सिल बाहर से आए थे उसकी वजह से सॉल्यूशन को बेसिक हो जाना चाहिए था, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर जो प्रोटॉन मौजूद हैं वो हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं और वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। तो क्या होगा कि रिएक्शन जो सॉल्यूशन है उसका पीएच जो है वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप इसमें H पॉजिटिव आयंस डाल दें, H पॉजिटिव आयंस कहाँ से आएंगी? किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से, लेट्स सपोज HCl से आ गई या सल्फ्यूरिक एसिड से। तो क्या होगा कि जो सोडियम एसिटेट की डिकम्पोजिशन से जो एसिटेट आयंस बने हैं ये H पॉजिटिव आयंस उन एसिटेट आयंस के साथ रिएक्ट कर लेंगे और एसिटिक एसिड बना लेंगे। अब चूंकि ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं इनकी वजह से इस सॉल्यूशन को एसिडिक बनाना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो एसिटेट के साथ कन्वर्ट करके रिएक्ट करके एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब एसिडिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, तो क्या होगा एसिडिक एसिड जो है वो ऑलरेडी मौजूद भी है इस सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का जो पीएच है वो चेंज नहीं होगा। Now we will come to the weak bases and its salts buffers. Weak bases में as we have already discussed the example of ammonium hydroxide and ammonium chloride, क्या होगा अगर इन दोनों का हम सॉल्यूशन बना देंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्सिल आयंस दे देगा और अमोनियम आयंस। इसी तरह जो अमोनियम क्लोराइड है ये डिसॉल्व होकर अमोनियम आयंस और क्लोराइड आयंस दे देगा। अब अगर इस सॉल्यूशन में हम बाहर से एसिड डाल देते हैं तो एसिड विल गिव अस द प्रोटॉन्स। वो प्रोटॉन्स क्या करेंगे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स की डिकम्पोजिशन से जो हाइड्रोक्सिल आयंस बने हैं वो उनके साथ रिएक्ट कर लेंगे और उनके साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेंगे। अगेन सिमिलर केस, प्रोटॉन की वजह से जो है इसको एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सॉल्यूशन में मौजूद जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं उन्होंने इसके साथ रिएक्ट करके वाटर बना लिया और वाटर जो है वो न्यूट्रल होगा, तो पीएच जो ऑलरेडी जो सॉल्यूशन का होगा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम एडिशन ऑफ OH इस रिएक्शन में कर दें बाय द एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या होगा कि बेस में से जो OH आयंस आए हैं वो अमोनियम क्लोराइड की डिकम्पोजिशन से जो अमोनियम आयंस बने हैं वो उनके साथ रिएक्ट कर देंगे और उनके साथ रिएक्ट करके वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो अगेन जो एक्सेस हाइड्रोक्सिल हमने बाहर से डाले थे वो यूज्ड अप हो गए, सो द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल नॉट बी रेज्ड और सॉल्यूशन जो है वो वापस जो उसका पीएच होगा उसी पे मेंटेन रहेगा। तो दिस इज द वे a buffer resist a change in its pH, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बाहर से आप जो भी एसिड या बेस डाल दें और उसकी वजह से प्रोटॉन्स या जो हाइड्रोक्सिल आयंस आ जाते हैं वो वापस यूज्ड होके कोई न्यूट्रल स्पीशीज बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच चेंज नहीं होता। अब हम एप्लीकेशन ऑफ बफर्स डिस्कस करेंगे। हमारी जो लाइफ है उसमें बफर्स की क्या यूज है या कहाँ कहाँ यूज होती है या इनकी क्या जरूरत है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। लेदर की इंडस्ट्रीज है या फोटोग्राफिक मटेरियल या डाइज बनाने की जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पर पीएच को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। पीएच के ऊपर नीचे से जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है, सो इट्स इम्पोर्टेंट इन द इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट यूज इज इन बैक्टीरियोलॉजिकल रिसर्च। बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए खास पीएच दरकार होता है।
अगर पीएच उससे कम या ज़्यादा हो तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। तो वो लैब्स जहाँ पर बैक्टीरियल कल्चर्स जो है वो ग्रो किया जाता है, वहाँ पर उनके लिए एक मीडियम बनाया जाता है जिसका पीएच जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए जो है वो बफर सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। इन बायोलॉजिकल सिस्टम, प्लांट्स या जो ह्यूमन बॉडीज हैं उसमें भी नेचुरली जो है वो बफर सॉल्यूशंस जो है वो बने हुए हैं। लेट्स सपोज जो ह्यूमन ब्लड है उसका पीएच दैट इज 7.4 और वो मेंटेन हुआ है थ्रू द बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स एंड द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सिस्टम्स। इसका हमें एक बहुत बड़ा फायदा है। ऐसा नहीं होता कि हम कोई ऐसी चीज खा लें जो एसिडिक हो तो हमारा पूरा सिस्टम एसिडिक हो जाए और हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो उसको मेंटेन कर लेता है या उसके इफेक्ट को नलिफाई कर देता है। द नेक्स्ट यूज इज इन प्रोटीन स्टडीज। प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। अमाइनो एसिड जो है वो एक ज्विटर आयन बना देते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और अमोनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो जो चीज़ है, अगर आप पीएच चेंज कर देते हैं तो वो स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्रोटीन पे अगर किसी कोई काम कर रहा है या स्टडी कर रहा है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो बफर सॉल्यूशन बना के उसका पीएच जो है वो मेंटेन कर लें।